हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जीरो पर ही है। हिमांशु, अभी अपडेट क्या है, वहां से क्या निकलकर सामने आ रहा है? फिलहाल मोरपाल सुमन के पक्ष में ये कहीं ना कहीं रुझान जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। हिमांशु, तो हिमांशु, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज हिमांशु से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और हेमंत की बैलेट पेपर की गिनती खत्म हो चुकी है। ईवीएम का पिटारा अब खुल चुका है और 2,28,264 में से 1,83,171 मतदाता ने जो वोट अपना कास्ट किया है वो आज ये बताएगी कि स्थानीय वर्सेस बाहरी या जनबल वर्सेस बाहुबल जो निकलकर सामने आया था। बाहुबल बिहार में आरोप लगते रहे और राजस्थान में धनबल के आरोप लगते रहे। ये दोनों कभी कभी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। सीबी यादव साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और आशुतोष रावत साहब भी जुड़ चुके हैं एक अच्छी सी मुस्कान के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ। बहुत स्वागत, सबका अभिनंदन। और आशुतोष जी, ये मुस्कान क्या कह रही है, अंता में क्या कह रही है और बिहार में क्या कह रही है, शुरुआती रुझान के तौर पर कैसे देखा जाए? देखिए हेमंत जी, अंता में जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है, 350 पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हुई है, उनमें भारतीय जनता पार्टी आगे। और एक ट्रेंड राजनीति में देखा जाता है कि बैलेट पेपर की जो काउंटिंग होती है पोस्टल बैलेट की, उनमें भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त रहती है और उसी तरह का ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ईवीएम की काउंटिंग का हमको इंतजार करना चाहिए और खासतौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए नरेश मीणा फैक्टर का, कि नरेश मीणा के को कितने वोट मिलते हैं। शायद परिणाम काफी हद तक उस बात पर निर्भर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान और कम से कम बिहार दोनों जगह से अभी एक अच्छी खबर कह सकते हैं। और कांग्रेस के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। महागठबंधन अच्छा कर रहा है, महागठबंधन का आप कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, आरजेडी अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस बिहार में अच्छा नहीं कर पा रही है और अंता में पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है उसमें अच्छा नहीं कर पाई है। लेकिन शायद ईवीएम का हमको इंतजार करना चाहिए। हेमंत जी, आशुतोष जी, हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब आप मुझे सुन रहे हैं? जी हेमंत जी बताइए, क्या अपडेट है हिमांशु इस वक्त? देखिए हेमंत, फिलहाल जो पहले राउंड की जो है वो गिनती चल रही है और इन सब के साथ में जो है वो अब से कुछ देर में अपडेट जो है वो हमारे तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि अपडेट जो है वो जल्द मिलने वाला है। और किस दिशा में ये चुनाव परिणाम जा रहे हैं वो धीरे धीरे जो तस्वीर, बिल्कुल, आप हाथ उठाइए हिमांशु और हम आपके पास मेरे जी कोई भी अपडेट हो हाथ उठाइए, हम आपके पास आ जाएंगे। सीबी यादव जी, एक छोटी सी टिप्पणी, जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि सुबह की शुरुआत एनडीए के पक्ष में बिहार से हुई और यहाँ पर अंता में अगर आप देखेंगे तो मोरपाल सुमन के पक्ष में। हेमंत जी, अभी तो जो रुझान भी नहीं कह सकते, नहीं, ये तो बैलेट पेपर के कुछ सैकड़ों बैलेट पेपरों के आधार पे आंकड़े आए। ये इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी नहीं है। अभी तो सीधे सीधे मतलब एक प्रारंभिक तौर पे इन पे किसी भी तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता है या कोई निष्कर्ष पे पहुंचना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन हम पूरे आशान्वित हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अंता के भीतर जो 2 साल की जो नाकामी रही है उसके खिलाफ जनता जनादेश देगी। हम पूरे आशान्वित हैं इस बात को लेके कि तमाम तरह के मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद, तमाम तरह के इलेक्शन कमीशन के एक पक्षपाती रवैये के बावजूद, नागरिक जो है वो इस देश को बचाने में, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में हमारा साथ देंगे। हम आशान्वित हैं। अभी तो ये प्रारंभिक रुझान है, लेकिन लगभग 11-12 इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीबी यादव जी, आपको रोकना चाहेंगे। रुझानों में बीजेपी के मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं। अंतर में उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। ईवीएम से पहले राउंड के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल, न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट। और बीजेपी के मोरपाल सुमन अंता उपचुनाव को लेकर के जहां पर मतदान हुआ था वहां पर अब काउंटिंग हो रही है और यहां पर मोरपाल सुमन चल रहे हैं आगे। उनके सामने त्रिकोणीय मुकाबला, चूंकि ये कहा जा रहा था नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकते हुए दिखाई दिए थे और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, तीनों के बीच में मुकाबला। लेकिन उस मुकाबले में इस वक्त जो प्रारंभिक रुझान है उसमें मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं। सीबी यादव जी, कहीं ऐसा तो सच नहीं कि बीजेपी जैसे कह रही थी कि नरेश मीणा ऐसा ना हो फिर से डेंट लगाते हुए कांग्रेस को नजर आए जैसे देवली उनियारा में है? क्या ये जो पहला रुझान हम बता रहे हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही है? जी हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु बताइए अपडेट। मत करो जी जी
हेमंत, फिलहाल विपिन कुछ अपडेट लेकर के आए हैं और पहले राउंड की जो गिनती है वो पूरी हुई है। विपिन, पहले राउंड का परिणाम जो है वो आ गया? बिल्कुल, देखिए पहले राउंड में जो है प्रमोद जैन भाया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है वो आगे हैं। उन्होंने कुल जो 3407 मत प्राप्त किए हैं। वही जो इसके बाद जो है बदल गया और बड़ी खबर है इस वक्त की, बदल गया है पूरा मामला। और क्या कहना चाहेंगे सीबी यादव जी? प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं पहले राउंड में। चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट नहीं है। इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये शुरुआती रुझानों से आप परिणाम नहीं तय कर सकते। लेकिन जो अभी मैम ने जो सवाल पूछा उस पे जरूर मैं आना चाहूंगा कि नरेश मीणा जी कांग्रेस पे डेंट कैसे लगाएंगे। नरेश मीणा जी एक मिनट हिमांशु को सुन लेते हैं जी। अपडेट है ये जी हेमंत, बहुत बड़ा अपडेट है ये। प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं, उन सबके बीच में नरेश मीणा जो है वो सेकंड नंबर पर है और मोरपाल सुमन बीजेपी के तीसरे नंबर पर है। यानी पहले राउंड का जो परिणाम सामने निकल करके आया है वो पूरी तरह से चौंका देने वाला है। और फिलहाल कह सकते हैं कि हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पहले राउंड का जो परिणाम निकल करके आया है, लेकिन अभी बहुत शुरुआत है, अभी कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत शुरुआत है हाँ। लेकिन पहले राउंड का जो परिणाम है वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रमोद जैन भाया उनके पक्ष में आया है और वो फिलहाल आगे हैं। और सेकंड नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा। सीबी यादव जी, एक छोटा सा कमेंट इस पे आपका। मैंने हमारी जो बहस शुरू हुई सुबह तब भी मैंने कहा था 3/4 वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे। नरेश मीणा जी के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हमारे में डेंट नहीं लगा रहे हैं वो। उनके जितने वोटर है जो वोट दिए जो उनके पक्ष में जाएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर अविश्वास का ही परिणाम है। हमारे पे डेंट कैसे कह सकते हो आप इसे? तो ये तो सीधा डेंट भारतीय जनता पार्टी पर होगा। और ये जो मुझे लगता है कि यही लगभग रिजल्ट रहने की हमको अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर जाएगा। लगभग हमें भी यही अनुमान था। अब ये वास्तव में परिणति हो तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बेहतर बात होगी और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जो लोक कल्याणकारी नीतियां बंद कर रही है हमारी कांग्रेस पार्टी की करना बंद कर दे कम से कम, आशुतोष जी तो जनता के हित में है। आशुतोष जी, ये बीजेपी की उम्मीद के खिलाफ है या वाकई यही था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था? आशुतोष जी, बहुत बड़े फैक्टर रहने वाले हैं इस चुनाव के परिणाम में। नरेश मीणा को कितना वोट मिलता है, किस पार्टी का वोट मिलेगा उसको हम एनालिसिस बार बाद में करेंगे, लेकिन नरेश मीणा को कितना वोट मिलता है ये इस चुनाव के परिणाम को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। अभी भी वो सेकंड पोजीशन पर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में है। लगभग 9 से 10 हजार वोटों की काउंटिंग में अगर वो सेकंड पोजीशन पर हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। नरेश मीणा पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी। वो कितना वोट लेकर के जाते हैं परिणाम बहुत हद तक उस पर निर्भर करेगा। तो नरेश मीणा मुझे लगता है कि सबसे बड़े गेम चेंजर इस चुनाव परिणाम के होने वाले। आशुतोष जी, जैसे नरेश मीणा थर्ड पे भी नहीं सेकंड नंबर पे आए, क्या फैक्टर्स ऐसे रहे हैं? युवा नेता है, इन्होंने ये चुनाव को बहुत ज्यादा रोचक भी बनाया। यहां तक कि सांकली में जब वोटों का बहिष्कार हुआ तो वो उतर गए मैदान में और कच्ची सड़क पर नीचे बैठ गए, युवाओं को भी अपने साथ बैठा लिया और प्रदर्शन भी किया। क्या यही सब फैक्टर्स रहे जो आज सेकंड नंबर पर भी फिलहाल शुरुआती रुझान में नजर आ रहा है नरेश मीणा? देखिए, नरेश मीणा जी के पक्ष में कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। उनका अपने कास्ट का वोट वहां पर बहुत हद तक काम कर रहा है। आप कास्ट की राजनीति को राजस्थान में कम से कम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कास्ट का वोट, साथ में नौजवान हैं लोगों को। अगर प्रमोद जैन भाया जी को का रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि मोरपाल सुमन तो खुद एक नए प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का रिप्लेसमेंट चाहिए, प्रमोद जैन भाया का रिप्लेसमेंट चाहिए तो एक नौजवान नेता उनको दिख रहा है। नरेश मीणा जुझारू छवि रखते हैं, बहुत एग्रेसिव छवि रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता की छवि के नाम पर मोरपाल सुमन को चुनाव लड़ाया था, लेकिन नरेश मीणा की छवि इनसे इतर एक जुझारू नेता के तौर पर एस्टेब्लिश्ड है। तो शायद बहुत सारी चीजें हैं जो नरेश मीणा के लिए के पक्ष में है, लेकिन वोटों में कितना तब्दील हो पाते हैं ये हमको आखिर तक देखना पड़ेगा कि वो कितना वोट ले पाते हैं। लोगों का एक स्वाभाविक रुझान उनकी तरफ जरूर था, लेकिन क्या वो बाकी वोटों में भी तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर परिणाम भी चौंकाने वाले। लेकिन जैसे जैसे देखिए ईवीएम जिस क्षेत्र की खुलती चली, जैसे तिसाया वाले इलाके की अगर ईवीएम खुलेगी
तो वहां पर हो सकता है कि बीजेपी को कुछ बढ़त मिले, या फिर दूसरी तरफ अगर ग्राम पंचायतों में सोरखंड कला, पचुएल कला, वहां से हो सकता है कि नरेश मीणा आगे कुछ लीड में जाए, या कुछ और जैसे बालदड़ा की तरफ आएंगे, बड़गांव में आएंगे, तो हो सकता है कि वहां पर प्रमोद जैन भाया को लीड मिलते हुए दिखाई दे। इस तरह के भी थोड़े से बदलाव अभी तेजी के साथ होंगे आशुतोष जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक तौर पर हर एक पॉकेट में अपनी एक पार्टी का एक कैडर वोटर होता है, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को प्रभावित करेगा। लेकिन ओवरऑल जो नरेश मीणा को मिलने वाला वोट है मंजी, वो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनको भी वोट मिलेगा। पार्टियां उस वोट को अपने वोट में काउंट करके चल रही थी कि हाँ कोई हमारा वोटर है, हमको ये वोट मिलेगा, और नरेश मीणा को जो वोट मिलने वाला है वो उनमें माइनस होगा। इसलिए हमको पॉकेट वाइज तो नजर रखनी ही पड़ेगी कि किस पॉकेट की ईवीएम की अकाउंटिंग हुई है। जो प्रमोद जैन भाया आगे हैं और मोरपाल सुमंत थर्ड पोजीशन पर हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव के परिणाम में मेरे हिसाब से रही। जी सीबी यादव जी, क्या ऐसा था कि आप मान के चल रहे थे कि जो कांग्रेस का वोटर है वो मूव नहीं करेगा, या आपको अभी शुरुआती तौर पर लग रहा है कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक ही हुआ है? नहीं, देखिए अभी तो शुरुआती दौर है, तो इस पे अति उत्साह होना या टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन एक बात पे मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप सोचिए, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, मंत्री पद का लालच तक दे दिया जनता को कि अगर ये जीत जाएंगे मोरपाल सुमन जी तो मंत्री बनाएंगे। इतना बड़ा लालच चुनाव में दे दिया जाता है। ये कहते हैं हमारी एक स्वच्छ छवि का कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया है, ये सारी बातें, और हमारे लिए कहते हैं कि हमारे वोटों में नरेश मीणा जी ने डेंट भी लगा दिया है। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव का परिणाम चाहे जो आए, लेकिन अगर 30% वोट नहीं लेती है, मतलब अगर 40% वोट भी नहीं लेती है, तो ये तमाचा होगा जीतने के बावजूद, मैं कहता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर 60-70% मतदाता खिलाफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और तो भाया का सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा आपके हिसाब से? 3/4 वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा इसमें, 3/4 75%। 25% वोट प्राप्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। और ये बहुत बड़ा तमाचा है इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार पर, कि वो कर क्या रही है। लोक कल्याणकारी नीतियों को बंद कर रही है, युवाओं को, मतलब युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं निकाल रही है। स्थिति ये हो गई है, जो विदेश में जो हमारे विद्यार्थी जाते थे उनकी छात्रवृत्तियां बंद कर दी, वहां विदेश में जाके विद्यार्थी फंस गए। आप सोचिए कितना बड़ा, आप सरकारें बदलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नागरिकों की बेसिक सुविधाओं की चीज है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, उनको तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना। नहीं, बीजेपी तो आप पर ये आरोप लगाती रही कि भाया अगर मंत्री रहे तो उन्होंने क्या किया यहाँ अंता के विकास को लेकर के। अब जो भी कुछ विकास हुआ है वो कांग्रेस काल में हुआ है। हम ये नहीं कहते कि कोई मंत्री या विधायक ही एकमात्र रूप से विकास करता है, पूरी सरकार विकास करती है। अंता के अंदर औद्योगिक क्षेत्र लगा है, वहां पे अगर जो विद्युत घर के तौर पर जो औद्योगिक नगरी बनी है अंता, वो किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया अंता में? कांग्रेस पार्टी ने तो आज अंता को खड़ा किया है। अगर इतना विकास होता तो अंता में मिनी सचिवालय होता, सीसवाली में, अंता में बस स्टैंड भी होता, लोगों को पेयजल की परेशानी नहीं होती, सड़कें होती है। सांकले वाले लोग कह रहे थे कि उनको शमशान घाट की परेशानी है, सड़कों की परेशानी है, वो तमाम चीजें छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं सर। निश्चित तौर पर ये मांगे उठनी भी चाहिए, और इस तरह की चीजें सामने आती है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को, जैसे हम भी है, तो हमें भी इस पे समीक्षा करनी चाहिए। हम भी को भी और बेहतर तरीके से इन पे काम करने की जरूरत है। लेकिन पिछले 2 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुनियादी सुविधाएं जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सरकार का दायित्व बनता है, वो विपक्ष और प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं बनता है। इसलिए उनके प्रति अभी सरकार जिम्मेदार है। जैसे मैं बड़ी बात कर लीजिए, जैसे परवान सिंचाई परियोजना है, ये पूरी हो जाती तो लोगों को मुझे लगता है कि पानी वाली समस्या कम से कम कुछ इलाके में तो खत्म हो जाती है। जैसे नागदा बलदेवपुरा पेयजल परियोजना है, उसका क्या हाल हुआ? वो क्यों इतनी लंबी इस तरह से बदहाली के कगार में, दुर्दशा का शिकार है? ये हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में रहा। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है ना, वो चूंकि कोई भी अब आप हर जगह अपनी नाकामी को बोल देंगे, ये तो केंद्र सरकार है। आप कहना चाह रहे, मेरा शब्द पहले आ गया, आप बाद में आएगा तो वही जगह आ जाएगा। हाँ। क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये बड़ी परियोजनाएं जो है वो धरातल पर उतरती है। हमने तमाम तरह के प्रयास करने के बावजूद भी जो केंद्र सरकार है
उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उन्होंने रोक के रखा। और ये मनसा बहुत गलत है। सरकारें स्टेट में किसी की भी आए, 25 के 25 सांसद ही जिता के भेजे थे, उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया, कभी कोई प्रश्न नहीं किया प्रधानमंत्री जी से। तो इस कारण से निश्चित तौर पर ये देरी हुई, क्योंकि राज्य का बजट तो अपना एक सीमित बजट है, इसमें केंद्र के बजट की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार मीडिया में भी बताया कि कितनी बार पत्र लिखा केंद्र सरकार को। लेकिन अब 2 साल हो गए, ईआरसीपी का इतना बड़ा हुआ कि ईआरसीपी भागीरथी लेके आ गए हैं। प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ में भारतीय आप जनता कहीं नहीं पार्टी देखा के आपने प्रवक्ता पंकज मीणा जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता राजेश कटारा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, छोटी छोटी बुनियादी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, अंता को लेकर के ही पहले बात कर लें तो कांग्रेस का आरोप है कि आपके शासन में 2 साल हो गए सरकार को, काम हुए नहीं और यही वजह है कि लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट किया है। हेमंत जी, मेरा प्रतिनिधि आ गया हमारा, तो मैं निकल सकता हूं। ठीक है। हाँ, प्रतिनिधि तो आगे आराम से निकलिए ना, इतनी जल्दबाजी क्या है शिव यादव साहब, क्लास थोड़ी छूट रही है जी। हम तो चाहते हैं कि दो की आवाज बुलंद हो आपकी। जी पंकज जी, अभी पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है, पहला राउंड हुआ है और पहले राउंड तक सीवी यादव जी और राजेश जी अगर बड़े बड़े बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि इनको कुछ देर के लिए और प्रसन्न हो लेना चाहिए। परंतु स्थिति अभी 1 घंटे बाद में ये होने वाली है कि ये दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता सिर पकड़ के बैठ जाएंगे और उसके 1 घंटे बाद हो सकता है ये सीट छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि ये बात तय है कि राजस्थान में जिस प्रकार से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में काम हुए हैं 2 साल के अंदर, वो शायद कभी भी किसी सरकार ने केवल 2 साल में इतने काम नहीं करके दिखाए। मुझे याद आया, अभी सीवी यादव जी कह रहे थे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और